बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इसमें जो रिसर्च एक ये पेपर मेरे पास है, रिसर्च रिपोर्ट। तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या क्या चीज़ किस रेलिवेंट है या क्या एक्सप्लेन कर रही है। अब देखें, इसमें चैप्टर नंबर 1 आपको पता है इंट्रोडक्शन का है। इंट्रोडक्शन में आपने बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी लिखना होता है, यानी कि जो कुछ भी आपकी उसके बैकग्राउंड में है, उस आपके टॉपिक के बैकग्राउंड में वो सब आपने यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है द जॉब सेटिस्फेक्शन मीन्स इफ़ अ पर्सन इज़ हैप्पी विद हिज और हर जॉब और नॉट, यानी कि ये जॉब सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड स्टडी है। तो इसमें उससे रेलेवेंट हमने पीछे डिफ़ाइन करना है। पास्ट में जो स्टडीज़ हो चुकी हैं उनके बारे में हवाला दे दे के उसका इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। यानी कि आपके पास जो आपका रिसर्च पेपर होगा उसमें जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है आप उसके बारे में जवाब दें हैं कि ये आपने क्या लिखा हुआ है। अगर किसी का पीछे रेफरेंस दिया है तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि हमने ये क्या लिखा, क्या हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, वगैरह वगैरह। जैसे इस पेपर में ये सारा यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट पेज पे ये देखें, इसमें ये लिखा हुआ है, ये एक्सप्लेन किया गया है टू आइडेंटिफाई द, ये यहाँ तक। उसके बाद देखें यहाँ पे लिमिटेशंस आ गई हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में यहाँ तक कंप्लीट इंट्रोडक्शन, यानी कि डेफिनेशंस आपने लिखनी है। डेफिनेशंस वगैरह कंप्लीट जब हो जाए आपके टाइटल से रिलेटेड, जो आपका टाइटल है उसमें जो कुछ भी हो, जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ कॉलेज फैकल्टी, तो उसमें जॉब सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड डेफिनेशंस कंप्लीट होंगी, कॉलेज फैकल्टी से रिलेटेड डेफिनेशंस होंगी, यानी कि उस टाइटल को एक्सप्लेन करने के लिए सारी डेफिनेशंस इस इंट्रोडक्शन में आ जाएंगी। अब देखें लिमिटेशंस यहाँ पे आ गया है, सैम्पल साइज विच इज़ लिमिटेड टू 100 एंड द रिस्पॉन्स रेट इज़ 80% मे नॉट रिफ्लेक्ट द एंटायर व्यू ऑफ द बैंक्स। यानी कि वो चूँकि 100 का सैम्पल लिया गया उसमें से 80 का रिस्पॉन्स आया, तो ये एक अच्छा नहीं है हमारा तमाम कह लें कि जो हमारा जो टॉपिक है उसमें उसके व्यू को कवर करने के लिए इनफ सैम्पल नहीं है। ये लिमिटेशन में लिखा गया है देयर मे बी द चांस ऑफ बाइस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पे लिखा हुआ कि हो सकता है एम्प्लॉयज़ ने हमें बाइस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी हो, यानी कि सही इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में फिल ना की हो। तो ये दोनों इसकी लिमिटेशंस हैं, यानी कि वो यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि ये हमने रिसर्च की तो है लेकिन इसकी ये 2 लिमिटेशंस हो सकती हैं। रिसर्च क्वेश्चंस इसके क्या हैं, व्हाट आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ जॉब सेटिस्फेक्शन, हाउ दीज डिटर्मिनेंट्स इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयज़ जॉब सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पे देखें रिसर्च क्वेश्चंस हैं कि मेजर डिटर्मिनेंट्स क्या हो सकते हैं और इम्पैक्ट उनका असर क्या हो सकता है एम्प्लॉयज़ पे। अब देखें रिसर्च क्वेश्चन का बेसिकली मकसद है कि आपने ये रिसर्च की है, यानी कि वो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वाइवा में कि आपने ये रिसर्च की है। अब ये रिसर्च क्वेश्चन यहाँ पे इस रिसर्च रिपोर्ट में लिखे हुए हो सकता है आप में से कईयों पे लिखे हों, कईयों पे ना लिखे हों, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि रिसर्च क्वेश्चन होता क्या है। रिसर्च क्वेश्चन वो होता है जो आपने जब टॉपिक सेलेक्ट किया है, उस टॉपिक सेलेक्ट करने से पहले आपके माइंड में ऐसा क्या क्वेश्चन आया था जो इसने मजबूर किया आपको कि आप ये रिसर्च करें। ठीक है, तो वो रिसर्च क्वेश्चन होता है जो आपके माइंड में पहले नंबर पे आपके माइंड में क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि कॉलेज में जो टीचर्स होते हैं वो जॉब क्यों छोड़ जाते हैं, या बाज़ का प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उसमें पता है टीचर्स बहुत जल्दी जॉब छोड़ देते हैं, 1 साल काम किया 2 साल काम किया। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया कि आप वो क्यों जॉब्स छोड़ देते हैं। तो ये क्वेश्चन आने के बाद फिर आप उस पर थोड़ा गौर करेंगे और फिर आप टॉपिक एक बनाएंगे जिस पे आप रिसर्च करना चाहेंगे, जिसमें होगा जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स टीचर्स। ठीक है, यानी कि उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन को फिर आप टेस्ट करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको सेटिस्फाई करते हैं उनकी जॉब पे या नहीं करते, वगैरह वगैरह। यानी कि एक क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, फिर उसको हम रिसर्च क्वेश्चन कहते हैं, फिर आप रिसर्च करते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम क्लास क्या है
कि to this end the following research problem was identified. To what extent do factors such as clarity in policies and strategies, motivational factors, extra work or struggle, employee personality and promotion impact on job satisfaction? यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम में हमने वो सारे फैक्टर्स लिख लिए हैं जो हम समझते हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन पे असर कर रहे हैं, जैसे मोटिवेशनल फैक्टर है, क्लैरिटी इन पॉलिसी एंड स्ट्रेटजीज है, एक्स्ट्रा वर्क का स्ट्रगल है, एम्प्लॉय पर्सनालिटी, प्रमोशन वगैरह वगैरह। यानी कि हमने ये वो फैक्टर्स निकाल लिए हैं रिसर्च प्रॉब्लम में कि जो हम समझ रहे हैं कि उस हमारे टॉपिक या हमारे टाइटल के रेलिवेंट है। जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन हमारा टॉपिक था, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि उससे रेलिवेंट होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, अब ये हर एक की रिपोर्ट में नहीं होगा, इनमें लिखा हुआ है कि ये वो फैक्टर्स हैं जिन पे हम काम करेंगे और ये फैक्टर्स किसको कर रहे हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन को बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब हाइपोथेसिस ये सब में लिखा होगा। अब हाइपोथेसिस ये वो हैं जो हमने नेक्स्ट आगे टेस्टिंग करनी है। तो इस रिसर्च रिपोर्ट में 5 हाइपोथेसिस हैं। पहला है द डाटा इज़ नॉर्मल, यानी कि हम डाटा जो हम सेलेक्ट करना है ना, अभी ये हमने रिपोर्ट इंट्रोडक्शन में है, इसके बाद हम जब एंड पे क्वेश्चनर फिल करवाएंगे और उसको SPSS पे एंटर करके तो रिजल्ट्स निकालने हैं, तो ये हमने टेस्टिंग करनी है। द डाटा इज़ नॉर्मल, average value of motivational factor with respect to gender is same, average value of job satisfaction with respect to motivational factor is same, there is no association between job satisfaction and motivational factors। अब ये सारी टेस्टिंग मैं आपके सामने परफॉर्म भी करूँगी इस वीडियो में। मैं तो आपको बता रही हूँ कि वाइवा में क्वेश्चन किससे रेलेवेंट पूछे जाएंगे या आपकी ये हेडिंग्स क्या एक्सप्लेन कर रही हैं। तो इस अगली वीडियो में मैं इन सब को परफॉर्म करके ये दिखाऊंगी कि किस किस का क्या कैसे क्या कीज़ हम परफॉर्म करेंगे या क्या कमांड्स देंगे तो हम ये टेस्ट कर सकेंगे, वो आपने नोट कर लेनी है। खैर, ये आ गया दूसरा चैप्टर। दूसरे चैप्टर में देखें हमारा क्या हेडिंग है, लिटरेचर रिव्यू। अब लिटरेचर रिव्यू में क्या होता है, आपका जो टॉपिक है उससे रेलेवेंट जो पीछे स्टडीज़ हो चुकी हैं, जो लोगों ने काम किया है, रिसर्च की है, वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है उसके नाम के साथ। जैसे यहाँ पे ये लिखा है, ये फाइंडिंग्स हैं इसकी, अब्दुल्ला एट ऑल 2011 की, यानी कि इन्होंने इस पे काम किया हुआ है 2011 में और ये इनकी फाइंडिंग्स थी। क्या फाइंडिंग्स थी, ओवर द ईयर्स मैनी स्टडीज हैव attempt to categorize and find out the factors that affect job satisfaction। तो इस तरह करके ये सारी आपके पास लिटरेचर रिव्यू में मौजूद है। ये आप इसको पढ़ें और इसके बारे में कंप्लीट आपको पता हो कि ज़ुबानी रट्टा नहीं लगाना आपने, लेकिन जो लिखा हुआ है उसके बारे में आप बता सकें, कोई ऐसा वर्ड ना हो जो आपको लगे कि आपको आता नहीं है। जी, ये आ जाए चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 की हेडिंग है मेथडोलॉजी। जी, अब मेथडोलॉजी में क्या करना है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन ऑन एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। दिस सर्वे फोकसेस ऑन हाउ एम्प्लॉयज़ फील अबाउट देयर जॉब डिस्क्रिप्शन पोजीशन विद इन द बैंक। अब देखिए मेथडोलॉजी में ना हमारे पास काफ़ी आ जाएंगे। पहले नंबर पे ये कुछ यहाँ पे लिखी हुई है, दिस चैप्टर इंक्लूड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉपुलेशन सैम्पल सैम्पलिंग टेक्निक, इंस्ट्रूमेंट दैट यूज फॉर डाटा कलेक्शन, instrument development and refinement, the method of data collection and analysis of data, the nature of the study was descriptive। जी, अब ये यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी ये एक्सप्लेन किया गया कि आपकी पॉपुलेशन क्या थी।
ठीक है। अब ये मेथडोलॉजी का चैप्टर है क्लास। तो मेथडोलॉजी के चैप्टर में ना आपने जो आपकी रिसर्च की मेथडोलॉजी थी, जो मेथड था, वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि आपकी पॉपुलेशन क्या थी, आपका सैम्पल क्या था, आपने क्या तरीका, क्या मेथड अप्लाई किया, क्या फार्मूला अप्लाई किया, वो सब यहाँ पे आपने लिखना है। जी, पॉपुलेशन में है, पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ इंक्लूड्स एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ बैंक ऑफ गुजरात डिस्ट्रिक्ट एज देयर आर 80 ब्रांचेस ऑफ बैंक्स इन गुजरात डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए यहाँ पे उनकी आपकी पॉपुलेशन के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। इस रिसर्च रिपोर्ट में बैंक से रेलिवेंट है, तो आपकी रिपोर्ट में जो भी होगी पॉपुलेशन वो यहाँ पे एक्सप्लेन की होगी। जी क्लास, इसमें पॉपुलेशन आपकी रिपोर्ट में जो पॉपुलेशन होगी आपने उसको पढ़ना है अच्छी तरह से, और उसमें लिखा होगा कि आपने कहाँ से, आपकी पॉपुलेशन क्या थी। सैम्पलिंग टेक्निक, जी अब ये सैम्पलिंग टेक्निक है। द रिसर्चर्स सेलेक्ट 8, अब देखें टोटल 80 बैंक्स थे, 80 ब्रांचेस थी, उसमें से 8 बैंक्स लिए गए फ्रॉम गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बैंक्स एज क्लस्टर। अब कह रहे हैं क्लस्टर, एज ए क्लस्टर लिया गया है, विच वर कन्वीनियंट फॉर डाटा कलेक्शन यूजिंग कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब देखें सैम्पलिंग टेक्निक अब आपसे पूछी जा सकती है कि आपने आप अपनी जो रिपोर्ट बनाई है, रिसर्च रिपोर्ट, इसमें कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक अप्लाई की है। क्लास दो तरह की होती हैं, एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। बड़े ध्यान से ये बातें सुनिएगा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो अब जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है ना, उसमें 4 टाइप्स होती हैं, और भी होती हैं, 4 मैं आपको बताती हूँ। उसमें आ जाएगी रैंडम, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, ये तो होगी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। फिर उसके बाद नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आ जाएगी, जिसमें हमारे पास कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग वगैरह वगैरह ये आ जाएंगी, जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, नॉन रैंडम है। अब अच्छी टेक्निक तो वो होती है जो प्रोबेबिलिटी हो, पहले वाली जो टाइप मैंने आपको बताई ना, अच्छी टेक्निक वो होती है। यानी कि रिसर्च रिपोर्ट में अगर आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई करेंगे ना, तो वो बेस्ट टेक्निक है। लेकिन है अब इसमें देखें, इसमें क्लस्टर का भी जिक्र है, यानी कि हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग भी चूज़ की है, और फिर क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग में कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी इस्तेमाल की है, यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी इस्तेमाल की है। अब मैं आपको बताया है, पहले भी बताया है, दोबारा बताती हूँ कि ये आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी रिपोर्ट में आपने कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक अप्लाई की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे कन्वीनियंस सैम्पलिंग यूज़ हुई है, और ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, यानी कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग। जो रैंडम या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है ना, उसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, सिस्टमैटिक वगैरह वो है, लेकिन ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग यहाँ पे यूज़ हुई है। क्लस्टर भी है, आप कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से क्लस्टर के अकॉर्डिंग बैंक सेलेक्ट किए हुए हैं, और कन्वीनियंस सैम्पलिंग उसमें हमने यूज़ की है टेक्निक, कि हमें जो आसानी लगी, जो पास बैंक लगा, हम उसमें चले गए, ये नहीं कि हम जाके रैंडम सिलेक्शन की है। Among these 40% were selected from government bank, private bank, and 60% were selected from प्राइवेट बैंक। यानी कि अब वो जो 8 बैंक सेलेक्ट कर लिए हैं, उस 8 बैंक्स में से कह लें कि 40% गवर्नमेंट के हैं और 60% प्राइवेट के हैं, वगैरह वगैरह। ये आपकी अपनी उसमें एक्सप्लेन किया होगा, हर एक की डिफरेंट होगी। ये यहाँ पे टेबल बना हुआ है। डाटा कलेक्शन मेथडोलॉजी, अब देखें पॉपुलेशन का एक्सप्लेन कर दिया, सैम्पलिंग टेक्निक बता दी, ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट, आपसे ना एग्जामिनर पूछ सकता है कि आपकी पॉपुलेशन क्या थी, आपका सैम्पलिंग टेक्निक क्या थी। यानी कि थर्ड चैप्टर में ना एक एक चीज़, वैसे तो पूरी रिसर्च रिपोर्ट में एक एक चीज़ के बारे में आपको बताना चाहिए, लेकिन फर्स्ट चैप्टर के लास्ट वाली चीज़ें और इधर से ये थर्ड चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा जी, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डाटा कलेक्शन वाज questionnaire on 5-point Likert scale from strongly disagree to strongly agree। अब देखें 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल, ये 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल
हमने यूज़ किया था अपने क्वेश्चन में, जिसमें पहले लिखा था स्ट्रांगली डिसएग्री, फिर डिसएग्री, फिर न्यूट्रल, फिर एग्री और फिर स्ट्रांगली एग्री। ये 5 बनाए थे। ये आपको पता है 7 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं कि एग्री, न्यूट्रल एंड डिसएग्री, ये 3 भी हो सकते हैं, 3, 5 या 7। लेकिन हमने मुनासिब सा एक रखा है, 5 वाला हमने लिया है। अब यहाँ पे ये सारा एक्सप्लेन किया गया है। तो आपने इसमें डाटा कलेक्शन मेथडोलॉजी का, अगर वो आपसे पूछे ना कि आपने किस मेथड से या क्या आपने टेक्निक यूज़ की है डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो आपने कहना है 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल। हमने ये 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल इसको बोलते हैं, ये यूज़ किया है। उसके बाद नेक्स्ट है जी वैलिडेशन ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए रिसर्च इंस्ट्रूमेंट तो आपने ले लिया है, उसकी वैलिडेशन चेक करनी है। तो ये एक्सपर्ट ओपिनियन, जी इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन है। द एक्सपर्ट्स वर कंसल्टेड फॉर देयर एक्सपर्ट ओपिनियन रिगार्डिंग कंटेंट, स्ट्रक्चर and language of the instrument relative to the study. One was supervisor and other committee members, and according to their opinions, format of questionnaire changed. तो ये एक्सपर्ट ओपिनियन का लिखा है कि आपने क्वेश्चनर बना तो लिया, लेकिन उसको टेस्टिंग से पहले एक्सपर्ट्स से मशवरा कर लेना चाहिए और उसको अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लेना चाहिए। अब कैसे मशवरा करना है? पहले नंबर पे ये पायलट स्टडी, ये आप देख रहे हैं पायलट टेस्टिंग है। ये इस रिसर्च रिपोर्ट में हो सकता है आप में से किसी की रिसर्च रिपोर्ट में ये ना लिखा हो, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि पायलट टेस्टिंग क्या होती है। जी पायलट टेस्टिंग क्या होती है? आफ्टर एक्सपर्ट ओपिनियन द इंस्ट्रूमेंट वाज रिवाइज्ड एंड पायलटेड to some of its respondents to check whether there is any ambiguity or difficulty to understand the items by the respondents. After pilot testing questionnaire, some of its items were reduced from the instrument. जी स्टूडेंट्स, पायलट टेस्टिंग क्या होती है? ये ना एक कह लें कि फेक हम रिसर्च करते हैं, यानी कि रिसर्च करने से पहले, यानी कि क्वेश्चनर को 100 में बांटने से पहले हम एक कह लेंगे ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं। हम कोई हो सकता है 5 या 6 लोगों में या 10 लोगों में बांट के फिल करवाते हैं, और वो लोग भी हो सकते हैं उनके अपने ही टीम के मेंबर्स हों। इसका मकसद ये है कि जब वो फिल करवाते हैं तो क्वेश्चनियर में जब वो क्वेश्चन पे कह लेंगे टिक कर रहे होते हैं, टिक अपनी 5 से लेके 1 से लेके 5 तक लिकर्ट स्केल में टिक कर रहे होते हैं क्वेश्चंस को पढ़ के, तो वो देखते हैं कि कोई इसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो गलत लिखा हो या जो नहीं होना चाहिए था, या जो किसी और सेंस में पूछा जाना चाहिए था। ये वो गलतियां हैं जो फिल करते हुए ही सही समझ आती है। तो इस तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो ताकि वो उसको ठीक कर लेते हैं। या दूसरा ये कि पायलट टेस्टिंग का एक मकसद तो ये कि क्वेश्चन पेपर क्वेश्चनियर को चेक किया जाता है। दूसरा मकसद ये भी है कि चेक किया जाता है कि आया हमारे जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं वो वैलिड भी है कि नहीं, यानी कि वो करनी भी चाहिए या नहीं। ऐसा ना हो कि हम अपनी रिसर्च कर रहे हों, उस पर काफ़ी पैसा लगा के और बाद में पता चले कि इस पर सिर्फ हमने पैसा ही ज़ाया किया है, इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस तरह बड़े नुकसान से बचने के लिए से पहले हम खुद ही उसको पायलट टेस्टिंग करके देख लेते हैं कि वाकई हमें रिसर्च ये वाली प्रोसीड करनी चाहिए या इसमें कोई चेंज करना चाहिए। ठीक है, अपने बजट में चेंज करना चाहिए, अपने क्वेश्चनियर में चेंज करना चाहिए। तो ये दो चीज़ों के चेंज कह लें कि चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हम पायलट टेस्टिंग करते हैं, बजट को अपने और क्वेश्चनियर को, और फिर इसके अकॉर्डिंग हम जो हम समझते हैं चेंज करना चाहिए हम चेंज कर भी लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम असल रिसर्च स्टार्ट करते हैं। ये तो थी पायलट टेस्टिंग। इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या है? अब इंटरनल कंसिस्टेंसी के दो नाम हैं, इंटरनल कंसिस्टेंसी भी इसका नाम है और रिलायबिलिटी एनालिसिस। जी रिलायबिलिटी एनालिसिस भी इसको कहते हैं।
ये क्रॉनबैक अल्फ़ा से हमारा रिज़ल्ट निकलता है। SPSS में क्रॉनबैक अल्फ़ा यूज़ करते हुए हमारा ये रिज़ल्ट निकलता है, और ये रिज़ल्ट 0.7 से बड़ा होना चाहिए। अगर 0.7 से बड़ा रिज़ल्ट आ रहा है ना, तो इट मीन्स आपका क्वेश्चनियर रिलायबल है। ये बेसिकली रिलायबिलिटी एनालिसिस किस बात का टेस्टिंग है? पायलट टेस्टिंग में तो हमने क्वेश्चनियर चेक किया ना कि क्वेश्चनियर में ठीक है या नहीं, ठीक है, उसके क्वेश्चंस को चेक किया या बजट को देखा गया। तो इंटरनल कंसिस्टेंसी या रिलायबिलिटी एनालिसिस क्या होता है कि इसमें हमने लोगों को क्वेश्चनर बांट दिए, और लोगों ने जो उसको फिल करके हमें वापस दिया, तो उनको फिल करके वापस देने की टेस्टिंग को हम ये कहेंगे इंटरनल कंसिस्टेंसी। यानी कि हम चेक करेंगे कि लोगों ने हमें ठीक फिल करके दिया, ऐसा तो नहीं उन्होंने कि हमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ यानी कि 111 पे लगाते गए हैं, 555 पे लगाते गए हैं, मतलब गलत उन्होंने हमें लगा के दी इन्फॉर्मेशन। इसको चेक करने के लिए रिलायबिलिटी एनालिसिस या क्रॉनबैक अल्फ़ा का टेस्ट करेंगे, और इसकी वैल्यू अगर 0.763 से बड़ा आ जाए, ये 0.7 से बड़ा आ जाए, तो इट मीन्स हमारे क्वेश्चनियर जो है रिलायबल है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि आफ्टर द फीडबैक ऑफ एक्सपर्ट्स पायलट टेस्टिंग सम ऑफ इट्स आइटम्स वाज रिवाइज्ड, एंड ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद है जी डाटा कलेक्शन। अब डाटा कलेक्शन द रिसर्चर visited most of the banks personally, and in some of the banks took help from friends। यानी कि डाटा कलेक्शन फिर की गई, क्वेश्चनर की फाइनलाइजेशन के बाद डाटा को कलेक्ट किया गया। डाटा एनालिसिस, डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको कैसे एनालाइज किया गया। SPSS 16 वर्जन है ये, आप सब ने इसी SPSS 16 वर्जन से डाटा को एनालाइज किया है। स्टैटिस्टिकल पैकेजेस फॉर द सोशल साइंटिस्ट, इसका फुल नेम ये है SPSS का, स्टैटिस्टिकल पैकेजेस फॉर द सोशल साइंटिस्ट। और आपने कौन कौन सी इसमें टेस्टिंग की है? क्रॉनबैक अल्फ़ा टेस्ट किया है, कोरिलेशन टेस्ट किया है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की है, एंड फैक्टर एनालिसिस किया है। ठीक है, ये सब हो गया। अब क्लास में इस वीडियो में तो आपको हर एक चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ ना कि ये क्या क्या लिखी है। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी, नेक्स्ट 2 बल्कि वीडियोस बनानी है। एक वीडियो होगी जिसमें मैं वाइवा के क्वेश्चंस बताऊंगी कि वाइवा में, इसमें तो एक्सप्लेन कर दिया ना, यानी कि आपको समझ आ गई। अब मैं जब वाइवा के क्वेश्चन बताऊंगी तो आपको उसके आंसर देने पड़ेंगे कि क्वेश्चन क्या हो सकता है, और उसके आंसर आपने इस वीडियो से हेल्प लेनी है उसके आंसर्स के लिए। और एक और वीडियो होगी जिसमें मैं SPSS से हमने डाटा एंट्री कैसे की है और उससे टेस्ट का रिजल्ट्स कैसे निकाले हैं, ठीक है, वो आपको बनाऊंगी उस पर एक वीडियो। राइटिंग पैटर्न क्या है जी? राइटिंग पैटर्न है इन लिटरेचर रिव्यू द अप्रोच फॉर साइटेशन वॉज थीमेटिक आर लॉजिकल research design. The survey included 23 questions related to the job satisfaction study for employee satisfaction at banks. The data collected from this survey has allowed the researchers to analyze data. Wide range of data was collected for this study. है ये लिखा हुआ है रिसर्च डिज़ाइन कि आपने वो जो क्वेश्चन बनाया है उसमें कितने क्वेश्चंस थे वगैरह वगैरह। ये तो 3rd चैप्टर ख़त्म हो गया है जी। क्लास 4 चैप्टर है रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। अब देखें इसमें टेस्ट ऑफ रिलायबिलिटी, ये वही क्रॉनबैक अल्फ़ा है, ठीक है, क्रॉनबैक अल्फ़ा। और ये आपको मैंने पहले भी बताया है ये टेस्टिंग हुई है। अब क्रॉनबैक अल्फ़ा का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, ये आपको पहले भी बताया है। क्रॉनबैक अल्फ़ा इसलिए यूज़ होता है कि आपका क्वेश्चनर जो लोगों ने फिल करके दिए हैं आपको वापस, क्या वो उन्होंने ठीक फिल किए हैं या बाइस्ड रिजल्ट्स दिए हैं, तो वो इसको हम टेस्टिंग करने के लिए क्रॉनबैक अल्फ़ा यूज़ करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्लास आपके क्वेश्चनर में जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जैसे एज, एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह, जिनको हमने डिस्क्राइब करना होता है, तो उसके मिनिमम, मैक्सिमम, मीन, मीडियन, मॉड वगैरह निकाल के उसको वर्डिंग में सारा एक्सप्लेन किया है यहाँ पे आपने
ये बार चार्ट्स बनाए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जैसे बैंक्स कौन से हैं, प्राइवेट है, गवर्नमेंट, क्वालिफिकेशन क्या है, जेंडर, जॉब स्टेटस, ये भी पता है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनको भी एक्सप्लेन किया गया है। और ये क्वालिटेटिव डेटा में आ गए जी। क्लास नेक्स्ट है जी हमारे पास नॉर्मेलिटी टेस्ट। ये पता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन में लास्ट में वो लिखा हुआ था हाइपोथेसिस। उसमें पहला हाइपोथेसिस था द डाटा इज़ नॉर्मल, द डाटा इज़ नॉट नॉर्मल। तो याद रखें, ये सारा मैं यहाँ पे आपको पढ़ के एक बार बता देती हूँ। हो सकता है कुछ की रिसर्च में ये ना लिखा हो, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए। The output of the normality of mean scores of all independent factors is given in below table. Kolmogorov-Smirnov test है is appropriate only if the sample size is greater than 2000। यानी कि नॉर्मेलिटी टेस्ट तो करने लगे हैं हम कि आपका डाटा जो आपने क्वेश्चन फिल करवा के SPSS में एंटर किया कि क्या ये डाटा नॉर्मल है या नहीं। ठीक है, नॉर्मल का आपको पता है नॉर्मल होना या नॉन नॉर्मल होना। तो हम ये कोलमोग्राफ-सिमिनोव टेस्ट ये एक पैरामीट्रिक टेस्ट है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, ये एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। इसको हम करके यूज़ करेंगे। और कोलमोग्राफ-सिमिनोव तब यूज़ होता है जब हमारे पास सैम्पल साइज़ ग्रेटर देन 2000 हो। लेकिन इस रिसर्च में हमारे पास सिर्फ 100 हमने सैम्पल लिया जिसमें से 80 का रिस्पॉन्स आया, तो हम ये नहीं यूज़ कर सकते। We use the Shapiro-Wilk test to check the normality because our sample size is less than 2000। ठीक है क्लास, ये यहाँ पे टेबल मेंशन है, ये भी ये टेस्टिंग की गई तो ये भी रिजल्ट्स आ गए और शैपिरो-विल्क के भी, लेकिन हमने शैपिरो-विल्क के यूज़ करने हैं। और चेक करना है कि हमारा डाटा नॉर्मल है या नहीं। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, शैपिरो-विल्क में सिग्निफिकेंस में जाके चेक करें। ये कैसे चेक करते हैं कि ये वैल्यूज़ देखें लेस देन 0.05 है जी, लेस देन 0.05 हो ना, जैसे ये p वैल्यू लेस देन 0.05 हो, इट मीन्स वी रिजेक्ट ओवर नल हाइपोथेसिस, यानी कि हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, इसके लेस होने का मतलब है, यानी कि ये सिग्निफिकेंस होने का मतलब होता है कि हमने H0 को रिजेक्ट कर दिया, यानी कि हमारा डाटा नॉर्मल नहीं है। डाटा इज़ नॉर्मल, इसको हमने रिजेक्ट कर दिया, हैंस ओवर डाटा इज़ नॉट नॉर्मल, सो वी यूज़ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। अब देखें दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक होते हैं पैरामीट्रिक, एक होता है नॉन पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक टेस्ट तब अप्लाई होते हैं जब हमारे ये वाला टेस्ट में ये वाला एक्सेप्ट हो जाए, ये वाला हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाए तो हम पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ करेंगे। अगर ये वाला रिजेक्ट हो जाए तो हम सारे फिर इसके साथ हैं, तो नॉट नॉर्मल के लिए हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करेंगे। अब पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से हैं? पैरामीट्रिक टेस्ट आपको पता है टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है। अब उससे कह लें ऑल्टरनेट उनका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट मौजूद है, जैसे टी टेस्ट का नॉन ऑल्टरनेट है मैन विटनी यू टेस्ट वगैरह वगैरह। अब ये हम करेंगे, चूँकि अब हम इसमें नॉन पैरामीट्रिक करेंगे, तो ये देखें मैन विटनी यू टेस्ट यूज़ किया गया है। अब इसके ये टेबल आया कैसे है ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। और इसका ये देखें, ये जो सिग्निफिकेंस होता है ना, सिग्निफिकेंस वैल्यू ये देखनी होती है बेसिकली कि ये p वैल्यू लेस देन 0.05 है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग हमने अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होता है। अगर तो लेस देन 0.05 आ जाए तो हम रिजेक्ट कर देते हैं। खैर ये क्रुस्कल वैलिस टेस्ट है, ये भी मैं आपको बताऊंगी ये किसके ऑल्टरनेट में है और कैसे आता है। टेस्ट ऑफ एसोसिएशन है, इसमें ये दो टेबल्स बने हैं, इसमें भी देखें ये वैल्यू देखनी होती है। कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, इसमें ये कंक्लूजन में आ गया और ये लिमिटेशंस आ गई इसकी। ये क्लास देखें रेफरेंसेस हमारे सारे आ गए। और नेक्स्ट एक और बात मैं आपको बता दूं, इसमें तो टेबल इधर ही थे ना सारे टेबल्स और चार्ट्स वगैरह, लेकिन जो आपकी रिसर्च रिपोर्ट मैंने बनवाई है उसमें ये सब कुछ अपेंडिक्स में है, यानी कि लास्ट में। ये तो बात आपको पता है ना, यहाँ पे शुरू में थे लेकिन बाद में इसको चेंज कर लिया गया था, इसको लास्ट में अपेंडिक्स में ले गए थे। तो आई होप क्लास आपको इसकी समझ तो आ गई होगी
कि ये हमारे पास है टॉपिक। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह वाइवा से रेलिवेंट क्वेश्चंस बताती हूँ। और ये देखेंगे क्वेश्चनियर है, यानी कि अपेंडिक्स में 3 अपेंडिक्स हैं, अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स बी और अपेंडिक्स सी में क्वेश्चनियर होगा और ए बी में रिजल्ट्स होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे रेलिवेंट वाइवा से रेलिवेंट क्वेश्चंस बताती हूँ और उससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि SPSS से हमने टेबल लेने कैसे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।